तो चलिए दोस्तों, आज के एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 5 द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। Major domains of the Earth. As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water, and air are present on the Earth. जैसा कि हम लोग ने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स यहाँ रह सकते हैं, यहाँ के जो कि सारे एलिमेंट्स हैं जिंदगी जीने के लिए, जैसे लैंड, वाटर और एयर तीनों यहाँ प्रेजेंट है अर्थ पे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। सरफेस जो अर्थ का जो सरफेस है एक कम्प्लेक्स जोन है, बहुत जटिल जोन है। इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को ओवरलैप और इंटरैक्ट करने के लिए ज़रूरी है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम लोग रहते हैं उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। और ये गैस का लेयर जो अर्थ को चारों तरफ से ढकता है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज आर फाउंड। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब पाया जाता है। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? अर्थ का एक बहुत बड़े पार्ट पे जो वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दिस इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर तीनों रूप में है, आइस, वाटर और वाटर वेपर के रूप में। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर एक नैरो संकरा जोन है जहाँ पे जमीन, पानी और हवा तीनों एग्जिस्ट करता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल एंड कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का उस लिथोस्फीयर का कहा जाता है। ये कंप्राइज करता है क्या चीज़ का? सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर बना रहता है, रॉक का बना रहता है। एक क्रस्ट थिन होता है और सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो उसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट पाया जाता है जो कि पेड़ उगने के लिए और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। There are two main divisions of the Earth surface. अर्थ सरफेस का दो मेन डिवीजन किया गया है, एक कंटिनेंट में, एक ओशियन बेसिन में। कंटिनेंट क्या है? लैंड मास का जो बड़ा सा टुकड़ा है उसे कंटिनेंट्स कहा जाता है। और जो ओशियन बेसिन्स वाटर ह्यूज वाटर बॉडीज है उसे ओशियन बेसिन्स कहा जाता है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। दुनिया के जितने भी ओशियन हैं या समुद्र सब एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे कि आप मैप में आगे चल के देख सकते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी व्हिच इज टेकन एज ए। सी वाटर का जो लेवल है हर जगह पूरे दुनिया में सेम रहता है। एलिवेशन में जो है लैंड का लिया जाता है, सी लेवल से दिया जाता है, जीरो से स्टार्ट करके। देखिए आगे ये दिया आपको एक मैप दिया गया है प्रवर से, इसमें आप ब्लू कलर से देख सकते हैं कि पूरा इसमें पूरा वाटर फिल किया हुआ है और सारा एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें जो कंटिनेंट्स जो है कंटिनेंट्स सब फ्लोट कर रहे हैं एक तरह से समझिए। तो वो लैंड मास हो गया और वाटर बॉडी सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन का चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। देखिए तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर। और सबसे जो गड्ढा है ज़मीन में गहरी जगह है वो समुद्र में कहाँ है? मैरियाना ट्रेंच, जो कि लगभग 11 किलोमीटर ज़मीन के नीचे है। और माउंट एवरेस्ट समझिए 9 किलोमीटर लगभग ऊपर है। तो सबसे ये एक फैक्ट है। कंटिनेंट्स। There are 7 major continents. They are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. देखिए इस पृथ्वी पे 7 मेजर कंटिनेंट हैं, वो लोग एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं वो बड़े बड़े वाटर बॉडीज से। वो कंटिनेंट सब है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ऊपर के मैप में आप जैसे देख चुके हुए हैं कि ग्रेटर पार्ट ऑफ द जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, पाया जाता है। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the Earth. The continent lies in the eastern hemisphere. देखिए एशिया है जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महादेश है। ये 1/3 लैंड एरिया को लगभग पृथ्वी के 1/3 एरिया पे बसा हुआ है। द कंटिनेंट लाइज ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. तो क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया से क्रॉस करता है। एशिया सेपरेट हुआ है यूरोप से, यूराल पर्वत से, जो कि वेस्ट में। और ये जो कंबाइंड लैंड मास को यूरोप और एशिया कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia.
The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map of the world and locate it. यूरोप बहुत एशिया से बहुत छोटा है, ये वेस्ट एशिया के वेस्ट में यूरोप पाया जाता है, और आर्कटिक सर्कल जो है यूरोप से क्रॉस करता है, ये इस 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका is the second largest continent after Asia. The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. देखिए अफ्रीका जो है एशिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है इस पृथ्वी पे। इक्वेटर जो है इक्वेटर और कह सकते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड रन करता है, एकदम इस अफ्रीका महादेश के बीच से गुजरता है। ठीक है, अफ्रीका लार्ज पार्ट ऑफ जो अफ्रीका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes. एकमात्र महादेश है जहाँ से तीनों रेखा क्रॉस करता है। ठीक है, ट्रॉपिक कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है वो अफ्रीका में पाया जाता है। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस। ऐसी look at the world map, you will notice that the world's longest river is the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass in the map of Africa. तो देखिए ये क्या है, अफ्रीका है चारों तरफ ओशियन और सी से घिरा हुआ है, समुद्र महासागर से अफ्रीका घिरा हुआ है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा नदी नील नदी यही अफ्रीका से क्रॉस करता है। अब आपको इसमें बताया गया कि अभी इक्वेटर ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न कहाँ अफ्रीका में क्रॉस करता है वो सब बता रहे हैं। North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. 3 oceans surround this continent. Can you name these oceans? देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है ये तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। ये साउथ अमेरिका से एक नैरो इस्थमस है जो स्थल डमरू मध्य उसे पनामा नाम उसे हटा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बस यही है, एक स्थमस पनामा है जो दोनों को डिवाइड करता है। समझिए ये कंप्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर व्हिच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। साउथ अमेरिका जो है मोस्टली जो इसका एरिया है साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसको 2 ओशियन ईस्ट और वेस्ट तरफ से इसको कवर करता है। द एंडेज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दुनिया का जो सबसे लंबा माउंटेन रेंज है एंडेस वो इसको नॉर्थ से साउथ में इसके तरफ है। ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। दुनिया का सबसे बड़ा नदी साउथ अमेरिका में जिसका नाम अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कंटिनेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये चारों तरफ से ओशियन और समुद्र और महासागर से इस सबसे ये घिरा हुआ है, ये एक आइलैंड कंटिनेंट है। अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of this continent. अंटार्कटिका क्या है, टोटली ये पूरा एरिया इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये बहुत बड़ा कंटिनेंट है। साउथ पोल है जो साउथ पोल जो है इस कंटिनेंट का सेंटर है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. These are no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research stations here. They are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। देखिए अंटार्कटिका क्या है, अंटार्कटिका में कम्प्लीटली बर्फ भरा हुआ है। यहाँ कोई ह्यूमन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इस जगह को बस रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है। अंटार्कटिका में इंडिया का भी यहाँ रिसर्च स्टेशन, उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। The Earth is called the blue planet. More than 71% of the Earth is covered with the water and 29% is with land. देखिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 71% इसका एरिया है जो पानी से घिरा हुआ है, 29% एरिया है जो लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर क्या क्या है, वाटर का हर फॉर्म यहाँ मौजूद है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। जब पानी मतलब देखिए हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, तीनों फॉर्म में जो वाटर रह रहा है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जैसे ग्लेशियर बर्फ की तरह, रनिंग वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में गैस की तरह, तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। मोर देन 97% द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन बीइंग। देखिए दुनिया का जो 97% वाटर है क्या है ओशियन में, और ये बहुत ज़्यादा क्या है नमकीन है, इसलिए पीने के उपयोग में नहीं आ सकता।
A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground and very small percentage available for the fresh water for human। और जो पानी पीने के लिए है वो लगभग ज़्यादा है क्या है, आइस शीट्स में है, अंडरग्राउंड में है, और बहुत कम फ्रेश वाटर पीने के लिए है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये एक ब्लॉक आपको बना के दिया समझाया गया, कौन कंटिनेंट कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए एशिया है, इसे सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, मतलब ये सबसे बड़ा कंटिनेंट है। इसे एक कंपेरिजन ओवरऑल करने के लिए आपको दिया गया है कि कौन कितना बड़ा कंटिनेंट। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओशियन क्या है, हाइड्रोस्फीयर का एक मेजर पार्ट है। ये सारे ओशियन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशियन करंट। ओशियन वाटर क्या है, हमेशा मूव करता रहता है। इसके 3 चीफ कंपोनेंट्स है, वेव है, टाइड है और ओशियन करेंट्स है। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउदर्न ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। यहाँ 5 मेजर ओशियन का नाम दिया गया है, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्टिक ओशियन। The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North and South America surrounded. तो देखिए दोस्तों, पैसिफिक ओशियन, जितने भी ओशियन है सब में सबसे बड़ा ओशियन है। मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन शेप में सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ तरफ से और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करता है। नाउ लुक एट द मैप एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक। यहाँ बताया गया कि आप मैप को देखिए और लोकेशन बताइए पैसिफिक ओशियन का कहाँ कैसे क्या है। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज एस शेप्ड। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट साइड। देखिए अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन के बाद। इसका किस शेप में है अटलांटिक ओशियन, ये एस शेप में है, और ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से वेस्टर्न साइड में गिरा है, यूरोप और अफ्रीका से ईस्टर्न साइड में गिरा हुआ है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड। द इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कॉमर्स। इट इज द बिगेस्ट ओशियन। तो सर ये अटलांटिक ओशियन का इस तरह से इसका कोस्ट लाइन बना हुआ है जो नेचुरल तरीका से एक सबसे अच्छा पोर्ट है बिजनेस के लिए। ये एक दुनिया में सबसे बिगेस्ट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north it is bounded by Asia, in the west by Africa and the east by Australia. Indian Ocean एकमात्र ओशियन है जो किसी देश के नाम पे है, जैसे कि इंडियन ओशियन इंडिया नाम पे है, ठीक है। इसका शेप है क्या है, ट्राइंगुलर है नॉर्थ में। ये एशिया से बाउंड करता है, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है इसके तरफ। The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extended northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउदर्न ओशियन क्या है, अंटार्कटिका को इंसर्कल करता है और ये 60 डिग्री लैटिट्यूड तक एक्सटेंड किया हुआ है नॉर्थवार्ड में। द आर्टिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। आर्टिक ओशियन आर्टिक सर्कल को सराउंड करता है, ये नॉर्थ पोल में। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ shallow water known as Bering Strait. It is bounded by the northern coast of North America and Eurasia. तो आर्टिक ओशियन क्या है दोस्तों, आर्टिक सर्कल में है और सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से, एक नैरो स्ट्रेच है बेरिंग बेल्ट से, उससे ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से बेरिंग बेल्ट के थ्रू। ये बाउंड करता है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other 1% gases are the carbon dioxide, argon. देखिए एटमॉस्फेयर जो मेनली कंपोज किया गया है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, जो कि 99% है। नाइट्रोजन 78% है, इसमें ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब 1% है। Oxygen is the breath of life, while nitrogen helps in growth of living organisms. Carbon dioxide, though present in minute amount, it is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for growth of plants. देखिए ऑक्सीजन जो है लाइफ को ब्रीथ करने के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये प्लेनेट को गर्म करके रखता है, और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। तो क्या है, डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर के हाइट के हिसाब से वेराइज करता है। ये सी लेवल पे मैक्सिमम रहता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ये डेंसिटी जो है इसका घटता जाता है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर।
आप लोग गौर किए होंगे कि क्लाइंबर लोगों को डिफ़िकल्टी होता है जब वो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो क्योंकि वहाँ डिक्रीज हो जाता है डेंसिटी एयर का। वो लोग दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि वो लोग हाई एल्टीट्यूड पे उससे सांस ले सके ऑक्सीजन की मदद से। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। Biosphere, the domain of life. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. Biosphere क्या है? Biosphere है लैंड, वाटर एंड एयर, तीनों जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। जैसे यहाँ एक ये चित्र दिखाया हुआ है जिसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर है। तीनों देखिए इसमें एक दूसरे से एक नैरो जोन है जहाँ सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are several species organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge members. देखिए यहाँ बहुत साइज का ऑर्गेनिज्म है इस बायोस्फीयर में, जो कि एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ा जानवर तक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ह्यूमन भी सब एक दूसरे से लिंक है अब बायोस्फीयर के सर्वाइवल के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में उसको दो चीज़ में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। देखिए जितना भी डोमेन अर्थ का जो तीनों डोमेन्स है वो एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। कोई में कुछ होता है तो दूसरे को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ उदाहरण गया है, देखिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। देखिए जैसे हम लोग को ज़मीन का ज़रूरत होता है, जंगल को साफ़ करते हैं, कटिंग करते हैं, इससे क्या होता है जंगल के हट जाने से सॉइल सब बह के पानी में नीचे जाने लगता है, तो वो हो गया एक। सिमिलरली क्या होता है इसका नेचुरल कालामिटी आता है, अर्थक्वेक आता है तो अर्थ का फॉर्मेशन जो होता है शेप चेंज होता है। देखिए सुनामी जैसे आया, देयर कुड बी अ सबमर्जेंस सम लैंड एज हैपेंड। देखिए सुनामी रिसेंटली, सुनामी से क्या होता है कितना ज़मीन सब होता है पानी ज़्यादा के कारण वो सब डूब जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल लेक्स में, जैसे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कोई पानी उनी तो वो पानी हम लोग का अनसूटेबल हो जाता है पीने के लिए, तो हम लोग पी नहीं सकते हैं और एक्वाटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देता है। जैसे इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। जैसे इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट इस सबसे जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पॉल्यूट करता है एयर को। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है एयर का, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा जब CO2 हो जाता है तो ये ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसको ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसलिए कहा गया कि हम लोग को जो अर्थ का जितना भी रिसोर्स है एक बैलेंस वे में यूज करना चाहिए, ताकि जो इसका अर्थ पे जितना भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो मेंटेन रहे और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर का तीनों का जो है बैलेंस बना रहे। थैंक यू।